नमस्कार, हेल्थ शो फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट जयश्री मिश्रा। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में डेली रूटीन यानी दिनचर्या बेहद प्रभावित हुई है। खाने पीने की आदतें बदली है, खाने पीने का समय भी प्रभावित हुआ है और तनाव या स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक नेसेसरी एविल बन चुका है और इन सभी कारणों से हमारे शरीर का एक संवेदनशील अंग पेट प्रभावित हो रहा है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति पेट की समस्या या बीमारी से जूझ रहा है। तो आज खासतौर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पेट की तमाम समस्याएं, बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सिन्हा, जो कि पीजीआई से हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग से हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को, सवाल जवाब को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप ये फोन इन कार्यक्रम है, हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0172-269-0037। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0172-269-0037 ये फोन नंबर है। इस पर आप कॉल करके पेट से जुड़ी किसी भी बीमारी या समस्या के बारे में जानकारी हमारे एक्सपर्ट से हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेट जो कि एक संवेदनशील है, लेकिन हमारा जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है। उसकी वजह से पेट की कई बीमारियां, और आमतौर पर हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो ये कह रहा होता है कि मुझे गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है या कोई और समस्या है। और IBS ये एक बेहद कॉमन आजकल हो चुका है। IBS बीमारी जो है सुनने में आ रही है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या है, कारण क्या है? पहले ये समझना पड़ेगा कि जब इस IBS का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हम जब भी सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अ ग्रुप जो साइन और सिम्टम होता है, जो पेशेंट्स कहते हैं उसको हम सिम्टम बोलते हैं, और जो हम पेशेंट को एग्जामिन करके जो चीज़ें इलिसिट करते हैं उसको हम साइन बोलते हैं। तो एक ग्रुप होता है साइन एंड सिम्टम का, जिसको हम मिला के एक डिजीज के रूप में ना देख के एक ग्रुप के रूप में देखते हैं, तब हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम है जो बिलोंग करता है, द कैटेगरी का नाम जो है वो फंक्शनल डिजॉर्डर। सो उसमें हम जो आम तरीके से जैसे देखते हैं कि कोई रुकावट पड़ गई, आंतों में कोई अल्सर हो गई, एंडोस्कोपी का तरीका है, CT स्कैन का तरीका है, तो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखेगी नहीं। सो इसीलिए इसको फंक्शनल कहते हैं, मतलब फंक्शनल लेवल पे इम्पेयरमेंट है। सो इसकी ब्रॉडली 3 कैटेगरी होती है। एक डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS कहते हैं और कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS कहते हैं। जी, कब्ज जिसको कहते हैं कि कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS कहते हैं। अब बड़ी ज़रूरी बात है, और एक होता है जो ओवरलैप या मिक्स पैटर्न कहते हैं, कभी वो डायरिया उसमें होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसको दूसरी एक कंडीशन है जिससे डिस्टिंग्विश करना जरूरी होता है, जिसको IBD कहते हैं, जो स्क्रीन पे अभी आप लोग ने देखा कि तो उसका 2 फॉर्म होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। ये दोनों कंडीशन बिल्कुल अलग है। इसमें आंतों में अल्सर और छाले पड़ जाते हैं, और दोनों में अलग अलग पैटर्न में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा। सो IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वो कम्प्लीटली अलग एंटिटी है, और उसको हम 2 फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। और जबकि IBS है जो इसमें कोई अल्सर नहीं बनते, कोई छाले नहीं पड़ते, लेकिन सिम्टम इसमें पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, या किसी समय कॉन्स्टिपेशन किसी समय डायरिया, और ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से इंक्रीज करती हैं। जी, तो तनाव आजकल हमारे जीवन का एक वही नेसेसरी इविल बन चुका है। आज जीवन का पार्ट तो है, लेकिन इससे किस तरह से अपने आप को बचा जाए। और दूसरा एक अहम ये भी है कि लगातार पेट दर्द हो रहा है या दस्त हो रही है या कब्जियत है, तो इसके कारण हम डॉक्टर के पास जाएं तो किस तरह की जो टेस्ट हैं वो कराने को ज़रूरी होते हैं? मतलब पहले मैं बताना चाहूँगा कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ वार्निंग साइंस कहते हैं, वार्निंग साइंस हैं जो अगर हो जब भी, तो एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे अगर डायरिया है, डायरिया का मतलब होता है कि स्टूल 3 बार से ज़्यादा जाना पड़ता है, तो हम उसको डायरिया कहते हैं, और सॉफ्ट हो, लिक्विड हो, सेमी फॉर्म्ड हो। अगर स्टूल में आप कोई ब्लड नोट कर रहा है, को ब्लड नोट किया है वो, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर पेट में
दर्द काफ़ी हो रहा हो और उसके साथ उल्टियाँ लगती हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स होते हैं, क्योंकि जब आंतों में रुकावट पड़ती है तो उसके कारण दर्द होता है और चीज़ें आगे नहीं जा रही होती हैं तो वो उल्टी के रूप में निकल जाती हैं। तो जब भी ये हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अगर किसी कारण से किसी का वेट जो बेसलाइन वेट था उसे 5% से ज़्यादा 3 महीने में या 10% से ज़्यादा 6 महीने में कम हो जाए तो फिर उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो ये कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा होता है कि अगर अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, कोई रीजन नहीं है, खान पान ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, फिर भी उसकी अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, एनीमिया डेवलप कर रहा है, तो फिर उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दीज आर द वार्निंग साइंस जब हमें डॉक्टर के पास डायरेक्टली जाना चाहिए। ऐसे कॉमन कॉन्स्टिपेशन जिसको इरिटेबल ऑयल सिंड्रोम या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसमें ये सारी कोई चीज़ें नहीं होती है। तो वो उसमें फिर यू कैन वेट फॉर सम टाइम और यू कैन ट्राई योर देसी और होम मेडिकेशन, होम ट्रीटमेंट। बट अगर ये कोई भी वार्निंग साइन होगा तो फिर डॉक्टर के पास जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो आज हम खासतौर से इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, और हमारे दर्शक इस समस्या से अगर जूझ रहे हैं या कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप फटाफट फ़ोन उठाइए। हमारा फ़ोन नंबर है 017226900037। तो फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। हमारे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर एसके सिन्हा यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपकी तमाम बीमारी समस्या का समाधान, जानकारियाँ अधिक से अधिक आपको मिल सकती हैं। तो हम लोग आईबीएस के बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। ये एक आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि आईबीएस की समस्या हो रही है लगातार। अगर लूज मोशंस हो रहे हैं, कब्जियत है, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि हम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तब तो हमें समझ आता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन शुरुआती लक्षण या शुरुआत कहाँ से हुई, उसको कैसे रोका जाए? ये बेसिकली क्रोनिक कंडीशन है। सो जब हम आईबीएस का डायग्नोसिस बनाते हैं तो जनरली है सिम्टम कम से कम 6 महीने से चल रहा होता है जी। सो तब फिर हम इसकी डायग्नोसिस, और इसके सिम्टम्स डायरिया भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डेली स्टूल नहीं आता है, या हार्ड स्टूल आती है, लंपी हो जाता है, गांठ गांठ के फॉर्म में आती है, और स्टूल से जाने के बाद भी पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि हमें और स्टूल आना चाहिए था। सो उसको सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। सो वो फीलिंग होती है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आईबीएस में होता है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में होता है कि देयर इज वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ सिम्टम्स। सो वैक्सिंग एंड वेनिंग का मतलब हुआ कि सिम्टम अपने आप कम ज़्यादा होते हैं समय के साथ, और जब भी स्ट्रेस होगा या स्लीप डिप्राइवेशन होती है तो ये सिम्टम थोड़े बढ़ जाते हैं। यानी नींद पूरी नहीं होना या ठीक से नहीं आना, यानी साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, गहरी नींद, आराम से 6 घंटा 8 घंटा व्यक्ति सो रहा है, वो भी अगर नहीं है तो भी ये समस्या हो सकती है। दूसरा सिचुएशन ये भी होता है, किसी की नाइट ड्यूटी लगती है तो जब उसकी डे ड्यूटी होगी तो सिम्टम उसके कम होंगे, और जब वो उसकी नाइट ड्यूटी लगेगी तो सिम्टम बढ़ जाते हैं। इसकी मॉडर्न सोसाइटी में एक दूसरी कोरोलरी है, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो लेट नाइट तक अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखते रहते हैं या वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। सो उससे भी स्लीप डिप्राइवेशन होती है। सो वो नेचर की बायोलॉजिक डायरनल रिदम के साथ नहीं चल रहे हैं, तो उसमें भी इनके सिम्टम का एक्सासर्बेशन होता है। जी, तो अगर ड्यूटी है या ऑफिस है तब तो इससे बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे युवा हैं या जो लोग रात की ड्यूटी वाले नहीं हैं, तो उनको कम से कम सोशल मीडिया और रात के लेट नाइट आवर्स में जागना जाए, इसको ज़रूर बंद करना चाहिए या रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, वरना ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेचर का डायरनल रिदम है उसको फॉलो करना है। डे नाइट का रिदम नेचर का है कि जैसे सूरज निकलता है, सूरज डूबता है। सो अगर हम सारी रात जागेंगे और सारी दिन सोएंगे तो वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर के अंदर में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो डायरनल रिदम को, डे लाइट को सेंस कर रहे होते हैं। तो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारा बॉडी सेंस कर रहा है, लेकिन वो सेंस कर रहा है। तो
जब हम नेचर की डे नाइट रिदम के अगेंस्ट में जाते हैं तो हमारी बॉडी की सेंसेस कुछ और होती है और हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज वो आईवीएस में एक्सरसर्बेशन का कारण बनता ज्यादा है। हो सकता है। और इस वक्त प्रोफेसर साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो बाइट के माध्यम से। कुछ सवाल हैं हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं। डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाली पेट मेडिसिन ली जाए, बट वो मेडिसिन का भी सुना है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करती है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे सोल्यूशन लिया जाए? मेडिसिन को उस हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कुछ मेडिसिन हैं जिसको कि इसेंशियली खाली पेट में ही लेना चाहिए या खाली पेट में ही लेना होता है, क्योंकि खाने के बाद लेने पे उसका असर कम होता है। इस कैटेगरी में कौन सी दवाइयाँ आती हैं, जैसे हम एसिड कम करने वाली दवाइयाँ कहते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसिड ट्रीटमेंट वाली दवाइयाँ उनको खाली पेट लेनी होती है। जैसे थायराइड, जिनको थायराइड की बीमारी है, थायराइड की मेडिसिन रिप्लेसमेंट जो थायरोनॉम या दवाई होती है, सो वो खाली पेट ही लेनी होती है और उसके बाद कुछ समय तक, मतलब 2 घंटे तक तकरीबन कुछ खाना नहीं होता है, क्योंकि अगर खाने से फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। लेकिन कुछ दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिसको कि इसेंशियली खाने के बाद लेना होता है, क्योंकि अदरवाइज उसके एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे कॉमन पेन किलर मेडिसिन जो हम कहते हैं, एस्पिरिन है, डिक्लोफिनाक है, आइबुप्रोफेन है, जो पेन किलर मेडिसिन से होते हैं, वो सारी दवाइयों को इसेंशियली खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि उससे फिर साइड इफेक्ट्स कम होती है। बाकी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि खाने के पहले लेते हैं या खाने के बाद लेते हैं, तो किसी भी टाइम ले सकते हैं सेफली। सो जो हर जगह अच्छे डॉक्टर्स आपको बता के देंगे कि आपको पहले लेना है, बाद में लेना है, या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आप ले सकते हैं। जी, ये हमने आईबीएस के बारे में सारी जानकारी हासिल की आपसे। सेलिएक डिजीज, ये भी एक ऐसा टर्म है जो सुनने में आता है, तो सेलिएक डिजीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण किस तरह से ये सेलिएक डिजीज होती है किसी को? सीलिएक डिजीज एक बीमारी है जो ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी कहते हैं इसको। ये क्या चीज़ है? ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है जो टिपिकली व्हीट में पाई जाती है, जिसे सीलिएक डिजीज है, वो बेसिकली एलर्जिक होता है जी। यहाँ पे मैं 2 चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टॉक्सिसिटी, और एक कहते हैं कि एलर्जी। सो टॉक्सिसिटी में जो इंजरी होती है वो डोज डिपेंडेंट होती है, आप कम लेंगे इंजरी कम होगी, अगर आप ज़्यादा लेंगे इंजरी ज़्यादा होगी। तो ये टॉक्सिसिटी नहीं है, ये एलर्जी है। एलर्जी में क्या होता है कि आप थोड़ा लेंगे या ज़्यादा लेंगे, इंजरी करीब करीब समान रूप से होएगी। सो इसीलिए जब भी हम सीलिएक डिजीज पेशेंट के लिए बात करते हैं तो हम उसमें हर समय समझाते हैं कि ग्लूटेन बंद करना जरूरी है, ग्लूटेन कम करने से काम नहीं होगा जी। तो ग्लूटेन की इंजरी के कारण, सेंसिटिविटी के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है, खास करके प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल छोटी आंत है, छोटी आंत का जो शुरू वाला पार्ट है जिसको हम डियोडनम या जियोजनम कहते हैं, उसके बाद वो पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। और ये सर, इसका जो लक्षण है वो पहले किस तरह से हमें पता चलती है कि ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या व्हीट एलर्जी है, ये पता कैसे चलता है? जो डियोडनम और जियोजनम है वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है हमारा फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। सो वहाँ से हमारा सारा फूड, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सारे वहाँ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारे एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं। सो नहीं एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है। सो डायरिया इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सीलिएक डिजीज। सीलिएक वालों को डायरिया होने का काफ़ी चांसेस रहता है। जब डायरिया होता है तो उसको टिपिकल सीलिएक बोलते हैं, और ऐसे पेशेंट जिसको करीब करीब 50% पेशेंट्स में डायरिया नहीं होता है। सर, हमारे साथ इस वक्त एक फोन पे दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे हम उनका सवाल ले लेते हैं, फिर हम अपने इस विषय पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार। हेलो मैम, नमस्ते जी। आप अपना नाम पहले बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम आमिर है मैम, मैं भिवानी से बात कर रहा हूँ, भिवानी हरियाणा से जी। आपकी एज कितनी है और आपका वेट कितना है, वो बताने का कष्ट करेंगे? हाँ, मेरी एज मैम 32 है और वेट है मेरा 65 मैम जी। समस्या बताइए। पेट में जैसे गैस सी बनी रहती है और पेट फूला फूला रहता है, क्या समस्या हो सकती है? तो गैस की समस्या है और पेट फूला हुआ लगता है अक्सर,
तो ये ज़्यादा संभावना है कि आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं इसको। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम कहते हैं, उसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होती है। दूसरा जो होता है जिसको PPDS कहते हैं, पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो पेट फूला लगता है और ये फूलने की फीलिंग खाने के बाद बढ़ जाती होगी, तो इसको PPDS कहते हैं। तो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया के लक्षण हैं। तो इसमें है कि इसके कुछ टेस्ट होने चाहिए आपके पहले, और उसमें अल्ट्रासाउंड है और एंडोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होगी आपको, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी आपको। तो उन दवाइयों के साथ इसमें आपको इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इम्प्रूवमेंट होने में ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या होती है कि जब आप दवाइयाँ बंद करेंगे तो सिम्टम वापस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अपने डॉक्टर से आप बात करेंगे जब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितने समय तक दवाई लेनी है। आपको अगर लंबे समय तक लेनी है तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपको सिम्टम इम्प्रूवमेंट के बाद भी दवाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जिसको कि मेंटेनेंस थेरेपी कहते हैं। तो वो आपको फिर आगे सर खाने लेना पीने पड़ेगा। में भी कुछ सुधार की जरूरत है इनको? खाने पीने में 2-3 चीजें हैं कि फैटी मील कम करना है, फैट इंटेक कम करना चाहिए, मिल्क इंटेक कम करना चाहिए। मिल्क से थोड़ी गैस की प्रॉब्लम होती है। जो मिल्क आमतौर पे लोग जो एडल्ट पॉपुलेशन है, मिल्क लेने का मेन वजह होता है कि वो चाहते हैं कि उनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो। तो अगर आप कर्ड लेंगे तो आपकी सारी कैल्शियम का उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना मिल्क से मिलता है, बल्कि उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी बेटर भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप मिल्क लेने के शौकीन हैं तो उसके बजाय आप कर्ड लें, मिल्क अवॉइड कर लें। फैटी आइटम, फैटी मील जैसे समोसे, पकौड़े, पूरी पराठे, वो थोड़े अवॉइड कर लेंगे। और फिजिकल एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 45 मिनट टू 1 आवर होनी चाहिए दिन का। तो उस ढंग से आजकल लोग टाइट्रेट नहीं कर पाते हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ऑप्टिमम है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो फ़ोन पे अपना स्टेप काउंटर ऑन करके रखिए। गूगल आजकल ज़्यादा फ़ोन एंड्रॉयड के हैं, आईफोन में भी ये फीचर्स होते हैं। तो अपने स्टेप काउंट उसमें चेक करते रहिए। कम से कम 8 to 10,000 स्टेप काउंट आपका हर दिन का बनना चाहिए। महीने का 2,50,000 से ऊपर होना चाहिए। वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा डे नाइट के रिदम का ध्यान करना है कि लेट नाइट काम नहीं करना है, और जहाँ तक है नाइट अवेक आवर्स को अवॉइड करना है। जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और अधिक जानकारी भी मिली है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो स्टेप काउंट है वो ज़रूर रखना चाहिए। व्यायाम या अगर हम कहें मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये ज़रूरी है शरीर के लिए, जिससे पेट की किसी तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मसल्स इंटेस्टाइन के अंदर में होती है। मसल्स डिफरेंट 3 तरीके के मसल होते हैं। एक कार्डियक मसल, वो तो सिर्फ हार्ट में होती है, तो उसकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 2 टाइप की होती है। एक स्मूथ मसल जो कि हाथों में होती है, स्केलेटल मसल जो कि हमारी बाजू में, पैरों में, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो अंदर वाली मसल जो आंतों की है वो हमारी इच्छा से नहीं काम करते हैं, लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो उनको स्टिमुलेट करती है। उससे है कि फूड का मूवमेंट सही हो जाता है और उसकी रिदम सही हो जाती है। तो सारी जो गैस, ब्लोटिंग की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ये सारी इंप्रूव करती है अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक हो। और कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो वाइट के माध्यम से, तो हम सुनते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्या है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जब खाना खाने के बाद जो गैस वगैरह हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बनती है और कई बार एसिड भी बन जाता है, बहुत दर्द होता है। उसके लिए हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई उपाय बताएं। अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है जी, तो सबसे पहले तो आपका प्रॉपर हेल्थ एग्जामिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन विदाउट इन्वेस्टिगेशन नहीं दी जाती है 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। वो जरूरी है। उसमें अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है, तो वो सारा करना पड़ता है। उसके बाद जी सर, जैसे हमारा 50 के बाद हमारे साल में एक हेल्थ चेकअप जो होता है, बेसिक हेल्थ चेकअप, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो जरूर कराना चाहिए।
करवानी चाहिए। और जो मेडिकल साइंस में हम लोग रूल फॉलो करते हैं, सो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस पे सिर्फ हम ट्रीट करते हैं जी 50 साल के नीचे के लोगों को, बट उसमें भी नज़र रखते हैं कि वो रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। है। लेकिन 50 से ऊपर के लोगों में, क्योंकि उस स्टेज में ट्यूमर, कैंसर, वो सारी बीमारियां का इंसिडेंस बढ़ने लगता है, तो इसीलिए उस एज में फिर हम सारा चेक करके ही फिर आगे का इलाज बढ़ाते हैं। जी। तो सर हम एक बार वापस आते हैं कि वीट एलर्जी जिसको बोलते हैं, ग्लूटेन फ्री रहना या गेहूं नहीं खा सकते, गेहूं की रोटी से तकलीफ होती है, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये वीट एलर्जी जो एक नया टर्म आजकल चल रहा है और कई लोगों को है ये, तो इसके जो मुख्य लक्षणों की हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर वापस आते हैं, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, उस पर मैं बता रहा था कि जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वो डायरिया होता है, तो लूज मोशंस लगते हैं। सो जब लूज मोशंस होते हैं तो उसको टिपिकल सीलिएक बोलते हैं। जब लूज मोशंस के बिना कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उसको हम एटिपिकल सीलिएक्स बोलते हैं। उसमें सबसे कॉमन है जो खून की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कई लोगों का है कि जो बच्चे हैं उनकी हाइट ठीक से ग्रो नहीं कर रही होती है, वो अपने पीयर ग्रुप से, अपने दूसरे बच्चों की तुलना में उनकी हाइट कम रह जाती है। सो वो एक सिम्टम हो सकता है। फीमेल्स में कई बार इनफर्टिलिटी के रूप में मैनिफेस्ट करती है, कई बार मेल्स में और फीमेल्स दोनों में वो बोन डिजीज के फॉर्म में प्रेजेंट करती है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डियोडनम से होता है। सो डियोडनम और प्रॉक्सिमल जियोडनम से होता है। तो ये दोनों साइट हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियक डिजीज में। तो ये सारे कॉमन मैनिफेस्टेशन हैं सीलियक डिजीज के। जी, सीलियक डिजीज की बात करी है। हम लोग बात कर रहे थे अल्सर की भी, कि अल्सर भी एक बड़ा कॉमन वर्ड है, कॉमन बीमारी है जो सुनने में आ जाता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है या कई बार ये होता है दर्द हो रहा है, और ये भी एक सुनने में आता है कि अल्सर फट गया, एकदम एक्सट्रीम हो गया। तो ये सिचुएशन कब आती है और उसकी जो शुरुआती लक्षण है वो कहाँ से शुरू होते हैं? अल्सर का जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब हुआ कि पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द का कुछ रिलेशन मील से भी हो सकता है। जैसे ड्यूरनल अल्सर का पेन है कि मील लेने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है मील लेने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो ये चीज़ें अगर बार बार खाना खाने के बाद पेट में दर्द थोड़ा तेज हो जाएगा, वो गैस्ट्रिक अल्सर में बढ़ जाता है। अच्छा। और डियोडनल अल्सर में थोड़ा सा कम होगा, फिर बाद में कुछ समय के बाद फिर हो जाता है। तो वो जो अपर एब्डोमिनल में पेन हो, बार बार हो रुक जाए और फिर हो, और तो उसको जनरली वो अल्सर के सिम्टम होते हैं। साथ में इसमें कई बार ब्लोटिंग भी हो सकती है, पेट फूल जाता है, वो भी हो सकता है। और अल्सर के 3-4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हैं। एक तो आपने बोला कि जो अल्सर फट जाता है वो तो सीरियस इमरजेंसी है, अर्जेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट लगती है उसमें। सो वो तो माने 24 घंटे के अंदर अंदर मोस्ट ऑफ टाइम उसे ऑपरेट ही करना पड़ता है। सो वो इतनी तेज दर्द होती है, इतना तेज पेट फूलता है कि पेशेंट तो अपने आप ही पहुंच ही जाएगा इमरजेंसी में। दूसरा होता है अल्सर बार बार बनता है, अपने आप हील भी कर जाता है, कई बार दवाओं के साथ हील कर जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट हो जाती है, उससे खाना आगे जाना रुक जाता है, तो फिर पेशेंट को बार बार उल्टियाँ सी लगती हैं। सो वो है। और एक तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है, जो काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, वो पेट में अंदर से अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग के कारण या तो पेशेंट को खून की उल्टी होती है, या स्टूल ब्लैक कलर की आनी शुरू हो जाती है, या स्टूल के साथ पूरा ब्लड ही आने लगता है। तो ये ऐसे कोई भी सिम्टम होते हैं तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्सर के लिए आजकल काफ़ी अच्छा और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, जिससे कि काफ़ी जल्दी आराम आ जाता है मरीजों को। जी, तो शुरुआती लक्षण जब आए उसी वक्त डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार हम लोग जो है वो गलत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। पेप्टिक अल्सर की जब बात करते हैं तो प्रोफेसर साहब, पेप्टिक अल्सर क्या कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है? वो बहुत रेयर सिचुएशन है। ड्यूरनल अल्सर जनरली कैंसर में नहीं डेवलप होता है, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, बट उससे ज़्यादा कॉमन है कि एक्चुअली बीमारी कैंसर ही थी, लेकिन शुरू में वो अल्सर के रूप में दिखती है, या उसके सिम्टम हैं जो अल्सर से मिलते जुलते से होते हैं।
जो मैं पीछे बता रहा था कि 50 साल या 55 साल की उम्र के आगे जी हर समय ही अगर अपर एब्डोमेन पेन हो तो पहले हम जांच करते हैं, फिर दवाइयां देने की कोशिश करते हैं, जी या दवाइयां दे भी दी तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर सारी जांच पूरी करनी जी। होती है। हमारे साथ एक वीडियो बाइट के माध्यम से एक दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी समस्या सुन लेते हैं। सर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो अपनी दिनचर्या चेंज कर ली है, या हमारा खाने पाने का तरीका है, या हमारी जॉब ऐसी है, सिटिंग है, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब थोड़ा गाइड कीजिए। कई बार हम खाना भी कंट्रोल करते हैं लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम नहीं जा पाती। जैसे कि हमारा फोटोग्राफी का काम है, जैसे कि हम शादियों पे ये खाते हैं, वो खाते हैं, और मसाले वाली बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, और उसके साथ हमें पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसके साथ हमें प्रॉब्लम भी आती है। तो इसका सर क्या सोल्यूशन होगा? सॉल्यूशन आपने सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन लेता हूं कि शादियों में खाते हैं तो समस्या हो जाती है। सॉल्यूशन आप खुद बता रहे हो। होता क्या है ना कि जब आप कम्युनिटी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ की हाइजीनिक सिचुएशन वैसी नहीं होती है जितना हम आमतौर पे अपने घरों में मेंटेन करते हैं, खास करके खान पान के मामले में। सो उसके कारण पेट में बैक्टीरिया जाते हैं, वायरसेस जाते हैं, फंजाई भी जाते हैं। सो उससे हमारे पेट में इन्फेक्शन होती है, हमारे पेट की बैक्टीरियल फ्लोरा चेंज होती है। सो उससे हमें दिक्कत होती है। दूसरा ये भी है कि अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ना भी जाएं तो हमारे घर के बैक्टीरिया ने हमसे दोस्ती करके रखते हैं, तो वो हमें हार्म नहीं करेंगे जो हमारे घर में आमतौर पे है। हमारी हाइजीन कंडीशन थोड़ी इन्फीरियर भी रहेगी, नीचे भी रहेगी, तो पर भी हमें एडाप्टेशन डेवलप हो जाती है उसकी। लेकिन जब हम नए जगह पे जाते हैं तो नए टाइप के बैक्टीरिया वहाँ पे आते हैं, तो फिर हमें दिक्कत होती है। सो इसीलिए जो पुराने पहले कहते थे, ट्रेडिशनल लिविंग में कहते थे, या जो हमारे पुराने ऋषि मुनि भी बता के गए कि घर का खाना है सबसे अच्छा, तो इसीलिए कि वो उसके साथ हमारी सिंक्रोनी हो चुकी होती है। जी बिल्कुल। तो और दूसरा होता है कि फैट कंटेंट भी जो कम्युनिटी वाले खाने में ज़्यादा होता है, सो उससे वो भी हमें समस्या करती है हर समय। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पेट से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आप हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0172269037। फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के पीजीआई चंडीगढ़ से गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे वीट एलर्जी की। वापस हम उसी पर आते हैं चर्चा पर कि जो सीलियक डिजीज़ है और वीट एलर्जी, ये अलग अलग कैसे है? ये वीट एलर्जी और सीलियक दोनों एक ही चीज़ है। सो वीट एलर्जी, उसी को कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम लोग वीट एलर्जी कहते हैं, लेकिन उसकी एक और एंटिटी होती है जिसमें कि वीट खाने से प्रॉब्लम होती है, उसको नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी कहते हैं, NCGS। सो उसमें क्या होती है कि एलर्जी नहीं है, वो एक ढंग की, जो पीछे शुरू में मैंने टॉक्सिसिटी की बात करी, तो उसमें डोज डिपेंडेंट सिम्टम्स आते हैं। उसमें जो एंटीबॉडी बन जाती है वो एंटीबॉडी उतनी प्रोमिनेंटली नहीं होती है, हाई टाइटर में नहीं होती है, लेकिन ग्लूटेन खाने के बाद पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, पेन होता है, डायरिया भी होता है, ब्लोटिंग भी होता है। ग्लूटेन छोड़ने से वो ठीक हो जाते हैं। तो नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, तो वो एक अलग बीमारी है। उसमें भी ग्लूटेन छोड़ने का भी फायदा है, ग्लूटेन कम करने से भी उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। जी, तो ये जो वीट एलर्जी है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिसकी बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, क्या जीवन भर गेहूं की रोटी छोड़नी पड़ती है या इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? अभी तो मैं यही बोलूँगा कि अभी की अंडरस्टैंडिंग या साइंस की जो स्टेज है उसमें अभी हम यही बोलते हैं कि अभी आप कई सालों तक शायद लाइफ लॉन्ग आपको ग्लूटेन छोड़ देना चाहिए, लेकिन साइंस काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। कई सारी दवाइयाँ जो ट्रायल स्टेज में हैं, जो ट्राई की जा रही हैं, सो आगे चल के हो सकता है अलग अलग फिलॉसफी पे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसको टैकल करने के लिए। सो हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ आ जाएंगी जिसके बाद पेशेंट्स ग्लूटेन ले सकेंगे और फिर भी सिम्टम्स रिकवर नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं कि कई लोग वीट को ही मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लूटेन कंटेंट उसका बदल दें या ग्लूटेन फ्री वीट डेवलप कर दें। सो उसके साथ सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे
और कुछ जेनेटिक मेकअप में चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ये सारी कोई भी चीज़ क्लिनिकल यूज़ के लिए और कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। सो आज की डेट में जिनकी भी डायग्नोसिस सीलियक डिजीज की होती है, हम उनको सीधे बताते हैं कि आपकी ग्लूटेन बंद रहेगी जी इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, करेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जी। और एक डेयरी प्रोडक्ट्स की भी अगर हम बात करें तो आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कहा जाता है कि कोशिश करनी चाहिए कम लें, यानी कि दूध है या अन्य चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट की हैं, पनीर है, तो उसको भी आजकल कहा जा रहा है कि कम इस्तेमाल कीजिए। क्या ये सही है? पूरी तरह सही नहीं है जी। क्योंकि अगर आप बात करें दही के लिए तो दही में दो चीज़ें, दो कंपोनेंट मैं बोलूँगा होता है। एक तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हम प्रोटीन की बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, उसमें लैक्टोज है, उसमें प्रोटीन है, कैसीन है। सो वो सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए काफ़ी यूज़फुल है और वो अच्छा डाइजेस्ट होता है, अच्छा न्यूट्रिशन देता है, उसकी प्रोटीन यूटिलाइजेशन स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। लैक्टोज के कारण थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो लैक्टोज क्या है कि एडल्ट्स में, इंडियन पेशेंट्स में, जो एडल्ट पेशेंट्स हैं उसमें 60-70% लोगों में लैक्टेज इंजाइम चाहिए होती है डाइजेस्ट करने के लिए, वो उसकी कमी होती है, वो लेवल कम हो जाता है। चाइल्डहुड में रहता है लेकिन 5 साल के आसपास से कम होनी शुरू होती है और फिर कम होते ही जाती है। इसको एडल्ट टाइप हाइपोलैक्टेसिया कहते हैं, जो कि इंडियन पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में 60-70% लोगों में पाई जाती है। सो इसीलिए कहते हैं कि दूध का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें, अदरवाइज दूध का ज़्यादा सेवन करने के बाद थोड़ा सा स्टूल लूज हो सकता है, थोड़ा लूज मोशन भी हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, पेट में थोड़ी दर्द भी हो सकती है। लेकिन जब हम दही का सेवन करते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट सबके सब वैसे ही जाएंगे, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल वैसे ही होगा, कार्बोहाइड्रेट भी पूरे अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा जी। लेकिन जो लैक्टोज है वो कम हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। दूध लेने का भी कुछ समय है कि मतलब लेट नाइट नहीं लेना चाहिए या दिन में लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी है सर? उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो दही है, दही में लैक्टोबैसिलाई होते हैं, काफी बड़ी संख्या में होते हैं, और जो लैक्टोबैसिलाई हैं वो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं। सो वो हमें काफी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए दूध के बजाय दही लेना अच्छा रहता है। दूध लेने के लिए टाइमिंग का इतना फर्क नहीं है, लेकिन अमाउंट का जनरली कहते हैं कि अगर ज्यादा अमाउंट रखेंगे तो मतलब ब्लोटिंग या लूज मोशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर अमाउंट 200 ml से कम रखेंगे एडल्ट्स में तो उसकी संभावना भी काफी कम रहती है, अगर लैक्टेज लेवल कम है तब भी। जी, तो 200 ml तक कोई भी व्यक्ति दूध ले सकता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में दूध नहीं लेना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं और बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा जो पीजीआई से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं बता दूं कि डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़ सभी कार्यक्रम जो है वो सैटेलाइट के सभी चैनल्स पे उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर भी दूरदर्शन की पूरी उपस्थिति है। आप सोशल मीडिया पर दूरदर्शन को फॉलो करें, साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी दूरदर्शन उपलब्ध है, कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज कार्यक्रम यहीं तक, लेकिन अगली बार अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अन्य विषय जिस पर आप चर्चा चाहते हैं आप हमें लिख सकते हैं, hopchandigarh@gmail.com पर हमें अपने मेल्स कर सकते हैं, ताकि हम आपकी जो चर्चा का विषय है उसको ले सकें। फिलहाल कार्यक्रम यहीं तक, लेकिन अगली बार फिर नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।